एक राष्ट्र एक चुनाव, अखिलेश को क्यों तनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने वाले बिल को मंजूरी दे दी। अब इन विधायकों को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में ही पेश किए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए इसे जेपीसी में भेजने की सिफारिश कर सकती है। इधर वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी मिलते ही विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी। कई विपक्षी दलों ने एक सुर में विधेयक पर आपत्ति भी जताई तो सरकार ने देश में एक साथ चुनाव के फायदे गिनाए। मोदी सरकार भले ही 240 पर सिमट गई हो, लेकिन सरकार के हौसले बुलंद है। वो एक एक करके वो तमाम काम करती हुई दिख रही है जो उसने कहा था। वहीं ये सब अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लग रहा। कैबिनेट में प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल मिली तो वहीं विपक्षी पार्टियां लाल हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि जो सरकार बाढ़ के बहाने, बारिश के बहाने, नहाने के बहाने चुनाव को रद्द करा देती है, तारीख को आगे एक्सटेंड करवा देती है, वो एक साथ चुनाव कराने की बात कर रही है। अब इसी पूरे मामले पर सियासत तेज है, इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको मंजूरी मिली तो सियासी पारा हाई हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अब सियासी रिएक्शन सामने आने लगे हैं, जिसने इस सर्दी के मौसम में सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। जहां सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाने में मशरूफ दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां एक भी मौका नहीं गंवा रही एक राष्ट्र एक चुनाव की कमियों को गिनाने में। उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां की राजनीति में भी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्षी पार्टियों को टेंशन में ला दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर घेर दिया है। सपा चीफ ने शुक्रवार को कहा कि ये बीजेपी के चुनाव जीतने का जुगाड़ है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना रिएक्शन दिया और लिखा कि एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो चाहता है कि एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। इससे चुनाव एक दिखावटी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा, जो सरकार बारिश, पानी, त्योहार, नाहन के नाम पर चुनावों को टाल देती है, वो एक साथ चुनाव कराने का दावा कैसे कर सकती है। एक देश एक चुनाव एक छलावा है, जिसके मूल कारण में एकाधिकार की अलोकतांत्रिक मंशा काम कर रही है। ये चुनावी व्यवस्था के सामूहिक अपहरण की साजिश है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीढ़ी परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीढ़ी परिवार और पीढ़ी के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज़ को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अब सियासी बवाल छिड़ गया है। इस मुद्दे पर सपा सांसद और पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने बकायदा इसके फायदे गिनवाए। ये वन नेशन वन इलेक्शन इज ए वेरी गुड आइडिया, दैट्स व्हाट वी ऑल फील। हम सरकार हमारी है, तो इसमें क्या जो इलेक्शन बार बार होता रहता है तो पूरा देश में कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है। जितना डेवलपमेंट हो रहा है सारा रुक जाता है, सारा काम हर जगह जो भी इलेक्शन शुरू होता है एवरीथिंग गेट स्टॉप्ड। इससे बहुत प्रॉब्लम होता है सबको।
तो इसलिए इट इज़ बेटर इट इज़ टू बी इन वन, एक ही बार हो जाए। संसद में आए, पास भी हो जाए। महिलाओं का आरक्षण बिल पैसे पास हो चुका, अभी पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा, तो परिसीमन होगा, बरसें लग जाएंगी, 29 तक तो ये काम हो नहीं सकता, शायद 31 में कभी हो। बोलेंगे लोग संविधान पे क्या योगदान और न योगदान का है। संविधान ये एनालिसिस करेंगे कि संविधान में जो लिखा है उसकी मंशा के अनुकूल सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किस किस तरह से संविधान की मूल आत्मा जो है, प्रस्तावना और मूल अधिकार, उनको निगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है, ये सारी बातें हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया था, संविधान की रचना की थी और देश की आज़ादी और संविधान का महत्व कांग्रेस जानती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, वो देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह की खुराफात और तमाम तरह की जो बहस होनी चाहिए लोकतंत्र में, महंगाई, बेरोजगारी को, महिला अत्याचार को लेके जो बहस होनी चाहिए, वो बहस को डाइवर्ट करने के लिए एक नई खुराफात है देश की सरकार, मोदी सरकार की। और कांग्रेस हर तरह से इसका विरोध करती है। जो लोग 2 प्रदेशों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते हैं, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। आप एक बात बताइए कि अगर बीच में कोई सरकार, जैसे कि ये लोग सरकार का खरीद फरोख्त करके सरकार गिरवा देते हैं, तो क्या फिर उसके बाद फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा? अगर किसी एक प्रदेश में सरकार गिरा देते हैं तो ये समझने वाली बात है। लेकिन देखिए, चुनावी खर्चा बचाने के बजाय देश पे बढ़ते हुए जो कर्ज को है उसको अगर रोकें, अपने खर्चे मोदी जी अगर कुछ कम कर दें तो देश को बड़ा एहसान होगा। खुद वो हवाई जहाज़ से चलते हैं, हवाई जहाज़ की रिफिलिंग आकाश में होगी और उनका जो फ्लीट है उस पर अगर विदेशों में जाना है, उनकी फ्लीट जो है वो हवाई जहाज़ों से जाती है। तो पहले वो अपने खर्चे कुछ कम करें, अपने मंत्रियों के खर्चे कम करें। उन्होंने देश की सब्सिडी, देश के तमाम जो गरीब जनता को सब्सिडी मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने गैस सिलेंडर के नाम पे सब कुछ जो सब्सिडी मिलती थी सब ख़त्म कर दिया। इतना पैसा बचाने के बाद भी 200 लाख करोड़ का कर्जा देश पे 10 सालों पे उन्होंने चढ़ा दिया है। वो केवल इलेक्शन से कितना पैसा बचा देंगे? देश में सरकार जो है वो व्यापार नहीं करती है, देश का कल्याण, देशवासियों का कल्याण कैसे होगा उस पर ध्यान देती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो वर्तमान में संसद में चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर, उन मुद्दों पर चर्चा न करने के लिए ये नए सिरे से फिर वो एक खुराफात लाए हैं। कई बार नहीं हुए। मैंने वही कहा कि देश जब आज़ाद हुआ था उस समय एक साथ चुनाव संभव थे। देश के आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, एक साथ चुनाव संभव ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं कि मान लीजिए महाराष्ट्र में सरकार गिराई थी पिछली बार भाजपा ने, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी भाजपा ने, तो बीच बीच में जो प्रदेशों की सरकारें गिराई जाती हैं या राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उस समय क्या लोकसभा के भी चुनाव होने चाहिए? भाई, लोकसभा का चुनाव अपना होगा, जो सरकार अपनी अवधि पूरा करेगी, बीच में गिरती है, किसी वजह से राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस समय चुनाव की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं प्रदेशों में? तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर एक तरफ रास्ता साफ है, सरकार फायदे गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इसकी कमियां बता रही है। अब सवाल बस यही है कि आखिरकार विपक्षी पार्टियों को 1 नेशन 1 इलेक्शन से ऐतराज क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। सिद्धिश्री हैं, नेता है कांग्रेस के, शांत प्रकाश जाटव है, नेता है बीजेपी के, दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दारा सिंह जी आपके ही पास आऊंगी। दारा सिंह जी, आखिरकार इससे पहले भी कई बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। 1952 की बात करें, 1957 की बात करें, 1962 की बात करें या फिर 1967 की बात करें, चारों टाइम विधानसभा चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव भी हुए, दोनों ही एक साथ हुए। अभी क्या ऐतराज है दारा सिंह जी 1 नेशन 1 इलेक्शन को, क्योंकि पहले भी होता आया है, एक बार फिर से होगा? देखिए श्रुति जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। 1 नेशन जो पहले चुनाव हुए हैं
वो क्यों बंद हुए थे, इसका भी मुख्य लक्ष्य सबको पता है। और आज जो ये वो कह रहे हैं, जो सरकार एक ढंग से पेपर देश में न करा पाए, वो वन नेशन वन चुनाव की बात कर रहा है। और बात सबसे बड़ी है कि यहाँ पर गंभीरता से सोचिए कि क्या जहाँ जहाँ राज्य में चुनाव भी हो गए हैं, कहीं कहीं बाकी हैं, तो क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा? कैसे करेंगे? कौन सा आंकड़ा लाएंगे? कैसे कराएंगे? बताइए हमें। शांत प्रकाश जाटव जी, सबसे अहम सवाल यही है कि कैसे करेंगे? कोई गारंटी है कि जो 5 साल का शासन है सभी राज्यों के, वो एक साथ सही तरीके से चल पाएगा? कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, कोई विधानसभा भंग नहीं किया जाएगा, कोई गारंटी है आपके पास? कैसे चलाया जाएगा? देखिए, उसी पर चर्चा कर देंगे। तो ये जो विधेयक जो है वो संसद में चर्चा के लिए आ रहा है। अभी जो है कमेटी में जो है ना, कैबिनेट में पास हुआ, उसके बाद में इस पर चर्चा होगी। वैसे मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें जो समय अभी जो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में जो नई ये जो चुनाव होंगे, वो जब से ये तय किया जाएगा कि अमुक तारीख से जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है लागू होगा, तो जो विधानसभाएं हैं उनका उसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही इलेक्शन होगा। उसके बाद में फिर विधानसभाओं में दोबारा उसके साथ में इलेक्शन होगा, ताकि जो है किसी भी प्रकार की जो ओवरलैपिंग है वो ना हो पाए। तो इस तरीके से इसको जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उसमें ये रखा गया। और यहाँ पे एक चर्चा और हो रही है कि मान लो किन्हीं कारणों से किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा? तो उस सूरत में भी जो चुनाव है वो पर्टिकुलर उसी टाइम पीरियड के लिए होगा जिस पीरियड की अवधि उसमें रह गई है। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बहुत ज्यादा मसला ऐसा नहीं है कि इसको नहीं श्रुति जी देख लीजिए, जाटव जी खुद ही अपने सवालों में फंस गए। आप समझ लीजिए, जब जाटव जी फंस गए हैं तो सरकार भी फंसती नजर आएगी। अब आप सोच लीजिए, जहां समाज समय पूरा हो जाएगा वहां की भी अवधि के लिए इंतजार करना होगा। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में कहीं जगह पे इनके मुख्यमंत्री होंगे, कहीं पे विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या वहाँ की जनता का क्या लाभ होगा? कैसे जनता को उनको वहाँ के सुविधाएं पहुँचाएंगी? कैसे वहाँ के लोग जनता के लिए आवाज उठा पाएंगे? आप बताइए। कहना क्या चाह रहे हैं हम? इस वक्त में तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, और इलेक्शन की बात में एक पूरे देश में एक सूची बनेगी, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत चुनाव हो। अभी सबकी सूची अलग बनती है, नगर निकाय की सूची अलग बनती है, विधानसभा लोकसभा की अलग सूची बनती है। एक सूची बनेगी, उस वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा। जाटव जी चूंकि नया परिसीमन क्या होने क्या बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? वो सब आप एक दिन में तो लोकसभा का चुनाव तो करा नहीं पा रहे हो, उसमें सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे हो, और तुम बता रहे हो जिला पंचायती प्रधानी, मुख्यमंत्री, सांसदी सब चुनाव एक साथ। क्या है? क्या देश जलाना चाहते हो? कहां से बात करते हो आप लोग? हवा भाई, आप नोटबंदी वाला देख लिए हो, आज तक देश भुगत रहा है, देख रहे हो ना? आप ये गलत फैसले कैसे ले लेते हो आप लोग? क्या आप लोगों का जमीन इतना भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, देश जला देंगे, देश जल जाएगा, ऐसी अरे सुनने में शायद आपको कान में परेशानी। हम कह रहे हैं कि देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हो आप। इस तरीके से आप तो नोटबंदी का भी बताए थे कि देश आगे तरक्की करेगा, भुखमरी नहीं होगी। क्यों आज कितने करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो? तो बचे ना आप। सुप्रीम कोर्ट भी आप संज्ञान में ले लिया, आपका सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लिया कि राशन कब तक बांटते रहोगे। बात आप लोगों की पता नहीं क्या है, इसी देश में रह के इसी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हो हैं? जिस देश में रह के जहाँ देश का खाते हो उसी देश में क्या आप लोग बदला ले रहे हो क्या अंग्रेजों वाला? कि चलो भाई तुम लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया, क्यों भगा दिया है? आज सबको चुन चुन के उसी तरह बर्बाद करेंगे। मतलब जाटव जी एक लॉजिक बात कीजिए कि ये देश है, भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। यहाँ की आबादी देख लीजिए, जनसंख्या देख लीजिए। एक प्रधानी का चुनाव लड़ने में प्रशासन के जो है सांसें फूल जाती हैं, और आप पूरे चुनाव एक साथ कराने की बात कर रहे हो। ये मोदी जी का कपड़ा बदलना नहीं है कि तुरंत गए कमरे के अंदर, कपड़े गए बदल दिए और फिर बाहर आ गए। ये चुनाव है, ये देश के जो लोकतंत्र बचा हुआ है, जो संविधान से चल रहा है। दारा सिंह जी, मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए विपक्षी पार्टियों को।
आएगा वो नहीं, फैसला, बिल भी पास मैम, किया इनके जाएगा, आप पास होता है। देख हाँ। लीजिए श्रुति जी, अगर हाँ। एक बात बताइए, विपक्ष अगर ने ये एक 4 बार इंतजार हो किया चुका है, नोटबंदी को लेकर। 1952 में, श्रुति जी, 1957 में, 1962 में, 1967 में, तो भी कोई कपड़े बदलने जैसा खेल नहीं होगा। तब भी कानून नहीं, व्यवस्था के तहत ही पहले किया इतने गया चुनाव भी तो नहीं होगा। होते थे। ठीक है, 1962 की बात कर रही हो, जो चीज उसमें पहले कौन हो कौन चुनाव सकती होते है। थे भाई? अब तो उतना 1991 सशक्त है में भारत। पंचायती राज अधिनियम आया। आप ये भी तो देख लीजिए हम्म। कि पहले इतने चुनाव नहीं होते थे जो अब हो रहे हैं। कहीं मेयर का चुनाव है, कहीं जिला पंचायती का है, कहीं प्रधानी का है, कहीं ब्लॉक प्रमुखी का है, एक चुनाव है। आप पहले चुनाव के लिए कितने हो रहे हैं? और श्रुति जी, आप कह रहे विपक्ष का इंतजार कर लीजिए। विपक्ष ने एक बार इंतजार किया तो इन्होंने क्या किया? नोटबंदी करके क्या किया? आज बता दीजिए श्रुति जी, आपके कितने रिश्तेदार कौन से मजबूत हैं? इलाज कराने के लिए पैसे लोगों के पास नहीं आ रहे हैं। और दूसरा चीज आप ये देख लीजिए, लॉकडाउन इन्होंने कराया। लॉकडाउन के बाद इन्होंने क्या किया? चंदा ले लिया, अपना लॉकडाउन किस परिस्थिति में किया गया था आपको भी पता है, दारा सिंह जी। ठीक है, हमारे साथ सिद्धिश्री जी मौजूद है। सिद्धिश्री जी, कांग्रेस को बहुत आपत्ति है, वो कह रही है कि जो नहाने के नाम पर भी एक्सटेंड कर देता है चुनाव की तारीख को, जो एक पेपर तक सही से नहीं करा पा रहे, वो एक साथ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संसद में कितने बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पे तो बात की नहीं जाती है। महिला की बात, महिलाओं के आरक्षण की बिल, उस पर तो बात की नहीं जाती है, जो बहुत ही जरूरी है इस वक्त। अब इनका तो ये है कि देखिए जब चुनाव होते हैं तो ये अपने पीएलए, अपने इनका शासन, अपना प्रशासन, अपन कुछ भी करके ये सिर्फ चुनाव जीतने की कहीं होड़ रहती है। आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन के समय में इन्होंने मध्य प्रदेश में जब तक अपनी सरकार नहीं बना दी, हमारी सरकार नहीं गिरा दी, इन्होंने लॉकडाउन नहीं घोषित किया, तो ऐसी जो संविधान विरोधी जो क्रियाएं करने वाले, यानी कि लॉकडाउन का फायदा भाजपा ने उठाया है। जाटव जी, ये समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि ये चुनावी हथकंडा है भाजपा का, कि कैसे वो चुनाव हर जगह जीत सके, इसके लिए वो ये सब कुछ कर रही है। अभी सिद्धिश्री जी भी यही कह रही है। समाजवादी पार्टी बेसिकली, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन है नहीं। इनको जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और कांग्रेस का भी आपने देखा, कुंभ के नाम पे आप कोई जो है किसी प्रकार से जनता में कितनी रोडें टूटी पड़ी हुई है, कैसे लोग कुंभ में जाएंगे बताइए? ये सिर्फ आपकी जुमलेबाजी है। आप कोई चीज कहीं भी अपना कोई भी दायित्व पर निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। आपका पूरी तरह फेल है आपकी सरकार। सिर्फ आप बात करते हो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, कैसे संभव है? आप कोई एक भी बिल आप पास नहीं हो रहा संसद में, आप इसको पास करा लोगे? कैसे संभव है? ये सब काम आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। ठीक है जाटव जी, ये भी आरोप है कि अगर बिल पास भी हो जाता है, ठीक है सिद्धिश्री जी, को आपने अंधेरे में रख दिया, तो ये तो आपकी नीतियां हैं। आप स्वच्छता की बात करते हो, आप सुरक्षा की बात करते हो, कहाँ है आप? गंगा मिशन आपका, नमामि गंगे, तो कैसे आप कैसे क्या कर सकते हो? कितना करोड़ों का आपने नमामि गंगे? ठीक है सिद्धिश्री जी, जवाब तो सुन लीजिए। सिद्धिश्री जी, जाटव जी, ये तमाम आरोप है कि बिल पास तो हो जाता है लेकिन उसके बाद उसका कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार, केंद्र सरकार इसमें नाकाम साबित हो जाती है। क्यों? क्या 370 धारा खत्म नहीं की और क्या उसको लागू नहीं किया? जिसके लिए कहा करते थे कि खून बहेगा, नदियां बहेंगी, किसी प्रकार से उसको छूना नहीं। आज क्या हो गया? आज धारा 370 खत्म हो गया। जिनके घर पे ये दुख का पहाड़ टूटता है, उनसे जाके नोटबंदी जो आज तक इनको दर्द हो रहा है, जी ये 370 जो बता रहे हो इसमें ये तो पढ़ लीजिए 370A और 370B का अर्थ भी बता दीजिए जाटो जी। अरबों रुपया इनका जो ब्लैक था वो 370B का इजरा हमको ये बता दीजिए, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। परेशान नहीं हुआ नहीं, जनता को ये तो आप बताते हो कि 370 हटा दिया, 370 हटा दिया, मगर 370 कौन सा हटाए हैं? एक ही बी परेशानी हुई। नहीं जाटो जी, सुन ही नहीं रहे हो आप। और आज उस जीएसटी की जो सबसे ज्यादा उगाई जो है इस वक्त देश में हो रही है, उसका लाभ हमें पूरे देश की डेवलपमेंट में देखने को मिल रहा है। एक रास्ता हमें बता दीजिए डेवलपमेंट में, एक बता दीजिए कि आपकी सरकार ने अच्छी रास्ता बना दिए हो, एक बता दीजिए, एक बता दीजिए। डामर तक बेच के खा गए आपके ठेकेदार, आपके मंत्री बात करते थे, हमने ये कर दिया।
हमने उत्तर प्रदेश में 15 एयरपोर्ट बना दिए जिसपे हवाई जहाज उतरेंगे। अरे 15 बना, अरे जाटो जी बताइए कहाँ कहाँ एयरपोर्ट 15 है, कहाँ 15 एयरपोर्ट है? लूट मचाई। अरे बताइए, मुझे जाना है, अभी देख के आना है, अभी देख के आ जाऊंगा मैं 15। आप देखिए, बोलने से कोई फायदा नहीं, नाम बताइए ना, जिला बताइए, नाम बताइए। 15 बना दिया, 370 बता दिया आपने। 370 ए हटाया कि 370 बी कह दिया प्रचार में कि हमने भैया 370 हटा दिए, तो हमने 15 एयरपोर्ट बना दिए। जिला होगा, गाँव होगा, कस्बा होगा। आज बच्चियां सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, अपराध खत्म है, दहशत है। आप परेशान हो रहे हैं कि किस पूरी सर्टिफिकेट छूट के लिए हुए पड़े थे जाटो जी, इतनी उम्र में। अब आपको हम क्या कहते हैं, बेटियां सुरक्षित है, ये हालत देश में बेटियां सुरक्षित है। आप चाहे कितना भी नहीं, बेटियां देश में सुरक्षित है, आप बता दीजिए। या तो मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, नहीं, या तो मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, या तो आंकड़ा झूठ आपका है। नहीं जाटो जी, बिटिया सुरक्षित है, आपने अभी बोला जो पूरे देश में बिटिया अभी जो है ना, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में इनको जो अरे तुम महाराष्ट्र हरियाणा मत जाइए, अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, फंस गए तो हरियाणा भाग गए, अभी आप बांग्लादेश भाग जाओगे। इसी देश में मणिपुर भी है, मणिपुर भी है जाटो जी, मणिपुर पे भी बात करो। चुकी है, पूर्ण बहुमत दे रही है, और हम जनता के लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं बनाने के लिए पूरी जनता के लिए नहीं, सिर्फ अडानी के लिए, अडानी अंबानी के लिए कर रहे हो, मोदी जी के लिए कर रहे हो। देंगे, राज देंगे, उनको अच्छे से अच्छी सारी व्यवस्थाएं देंगे। हाँ, अब आप जाटो जी आप चुप हो गए। अब ये बताइए, क्या देश में सुरक्षित बेटी है? दिल पे हाथ रख के बताना, बेटियां सुरक्षित हैं? आपके शासन में नहीं थी सुरक्षित। नहीं, इस समय मैं बता रहा हूँ, इस समय मेरी सरकार को तो बता दिया जनता ने, आप अपनी सरकार में बता दीजिए। आपको पता नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का जब पर्स छीन जाता है वो सुरक्षित है? हम आज की डेट में उत्तर प्रदेश में महफूज हैं, सुरक्षित हैं, और रात में 1-1 बजे भी अपने जो है पहले घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, इतने बड़े ऐसे हो गए, विद्यालय नहीं जा पाते थे आप, वो क्षेत्र में पहले विद्यालय नहीं जा पाते थे, ऐसे ही पढ़ लिए आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, झूठ नारा सिंह जी, टेलीविजन पर बैठ करके शांत प्रकाश जाटव जी, नारा सिंह जी, मुझे लगता है कि आप विषय से ही भटक जाते हैं, विषय से नहीं भटकिए। वो जाते थे स्कूल, नहीं जाते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रिया मौर्य मुद्दे पर ही हुई, कैसे हुई? अरे मुद्दे पर है, मुद्दे पर। सुनिए, ठीक है, नारा सिंह जी वापस आएंगे, नारा सिंह जी वापस लौटूंगी। सिद्धेश जी, जनता की भलाई की बात हमेशा ही कांग्रेस पार्टी करती हुई आती है, संविधान की बात करती है। ये सवांकर और वो क्या नाम है उनके, ठीक है, नारा सिंह जी लेकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये देश की सुनना नहीं चाहते। देश को तो बेटियों की इतनी हत्याएं हो गई, इतने बलात्कार, और ये बेशरम की तरह एक व्यक्ति जो इतनी उम्र है और वो यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं। ऐसे कैसे बेटियां सुरक्षित हैं? आप हम बताएं, रोज की घटना दिखाएं, रोज का। हम ठीक है, दारा सिंह जी, चर्चा है, चर्चा को चर्चा की तरह रहने दीजिए। आप विषय से भटक कर कहीं और चले जाएंगे तो बातचीत रखी नहीं जा पाएगी। रुक जाइए दारा सिंह जी, रुक जाइए, ठीक है। तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। हाँ, ये केंद्र और राज्य सरकार में है। ठीक है, इतिहास को फिर से दोहराया जाएगा। दारा सिंह जी, ये तो बर्दाश्त होगा ही ना। देंगे, ठीक है, दारा सिंह जी, इतिहास को फिर से दोहराने की तैयारी की जा रही है, वो बर्दाश्त हो जाना चाहिए था। रुक जाइए, नहीं मानते हैं, ये उसको मनुस्मृति को मानते हैं। वहाँ पर किस कदर आपको हार झेलनी पड़ी है, शिकस्त हुई है, जनता ने आपको बाहर। अरे तो बेईमानी करके जीते, कहाँ ईमानदारी से जीते हो? एक चुनाव बता दो ईमानदारी से। उधर की में एक छत्र मारते थे आप, वहाँ पर आप प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने वालों तब भी खुश नहीं रहते हो। चेहरे पे 12 बजे रहते तुम लोगों के, एक भी चेहरा नहीं जीत पाए चुनाव, एक ईमानदारी से चुनाव जीत लेते हो। अगर नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत है तो इस्तीफा दे दे और दारा सिंह के सामने लड़े आके बैलेट पेपर पे, बोल देना उनसे, नरेंद्र मोदी जी से, अगर उनके हिम्मत हो तो इस्तीफा दे दे बनारस से और बैलेट पेपर पे चुनाव करा दे हमारे साथ। देखा है ना, हमारे किसी साथी के साथ करा दे, इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता के साथ लड़ ले।
अगर जीत गए तब बताना। आपकी ये तड़पन जो आप टीवी पर बैठ करके तड़पन ये है, तुमने बहन बेटियों को कहा सुरक्षित है, तुमने झूठ बोला, इतनी उम्र हो गई। ठीक है दारा सिंह जी, मजबूर कर देंगे कि मैं आपका ऑडियो डाउन कर दूं। जाटव जी रुक जाइए। बता रहा हूँ। ठीक है दारा सिंह जी, मेरे पास और भी पैनलिस्ट है, मुझे आगे भी जाना है। दारा सिंह जी रुक जाइए, हो गया, बहुत हुआ। ठीक है, पानी पी लीजिए, आराम करिए। श्याम प्रकाश जाटव जी शांत हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक, इतिहास को दोहराया जाएगा, अभी बिल पास होना है, बहुत कुछ बाकी है। रुक जाइए दारा सिंह जी, कंट्रोल रखिए। सिद्धेश्वरी जी, जनता की भलाई की बात करती है कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इससे बहुत फायदे होंगे जो सरकार गिना रही है, जो सामने है, पटल पर है, आप सभी के सामने होगा। मुझे लगता है सिद्धेश्वरी जी आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको भी पता होगा क्या कुछ फायदे होंगे। खास तौर पर जो अर्थव्यवस्था है, जो बेकार के नुकसान हो रहे हैं आर्थिक व्यवस्था को देश के, उसमें बचत आएगी, सरकार बचत कर पाएगी, आर्थिक मजबूती आएगी। इस पर तो गौर फरमाइएगा ना कि देश अर्थव्यवस्था के तौर पर मजबूत होगा, जो कर्ज है वो चुकाने में मदद मिलेगी। बार बार चुनाव होते हैं, विकास कार्यों को नुकसान होता है? नहीं, कर्ज तो हमारा ये जो 2 लाख के करोड़ के ऊपर जो कर्ज लिया गया अडानी के द्वारा, वही वापस आ जाए। इतना बड़ा कर्ज वो लेके बैठे हैं, तो आर्थिक मजबूत हमारा देश कहाँ है? सिर्फ 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देके। अब ये जो हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है, जो गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति है, तो उसे प्रति व्यक्ति आय कितनी है? लेकिन व्यवस्था की बात क्या कर रहे हैं? ये सब एकदम ढकोसला है। बिल्कुल, ये अडानी का मुद्दा सदन के साथ साथ अब डिबेट में भी है। वन नेशन वन इलेक्शन में भी आप अडानी के मुद्दे को नहीं छोड़ी हैं। श्याम प्रकाश जाटव जी के प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस की नेता एक बार फिर से वही अडानी का मुद्दा दोहरा रही हैं। झांसी का जो भी कांड हुआ है, अर्थव्यवस्था मजबूत करना है, वहीं से पैसा वापस ले आइए। तब भी चेकते नहीं है, यही हाल मेरठ में हुआ है। ये बिल्कुल नहीं चेकने वाले लोग हैं। जब 2017 में गोरखपुर में हुआ था, ऑक्सीजन की बात हुई, ऑक्सीजन की कमी से कितने बच्चे मारे गए। तो ये लोग सबक लेने वाले लोग नहीं है, ना नोटबंदी से लिए, ना जीएसटी से लिए, ना लॉकडाउन से लिए। इनको सबक किसी से नहीं लिए ना। अर्थव्यवस्था की बात करते तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी किसी भी लेवल पे नहीं है। हम किस ओर जा रहे हैं? हम जीएचआई में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश से भी नीचे आ गए थे। तो हम कैसी बातें करते हैं? ये भाजपा के लोग ये सिर्फ तानाशाही रवैया करते हैं, इनका सिर्फ वोटों की खातिर धार्मिक दूरीकरण के लिए जिस तरह से ये सभ्य समाज को ये बारूद के ढेर में बैठा करके ये कार्य करने जा रहे हैं, ये आग लगाने का काम करने जा रहे हैं। इनका काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता के बल पे ये शासन करना चाहते हैं और बड़ी बड़ी बातें। अभी कुंभ में ये डिजिटल बात कर रहे हैं, तो डिजिटल अगर आप इतना एडवांसमेंट है, जो उपक्रम लगा रहे हैं, तो आप डिजिटल उपक्रम लगा करके लगाइए ना कि हमारे 2.5 लाख करोड़ रुपए वापस आए, हमारी जनता को मिले। बिजली में भी आपने निजीकरण कर दिया है, निजीकरण में बिजली भी चल जाएगी। तो जो चीज हमारे नेहरू जी कर गए, उसके बाद हमारी कांग्रेस की सरकारों ने किया, वो सब ये लोग लूटे लिए जा रहे हैं। जेल एयरपोर्ट में, रेलवे में, सिद्धेश्वरी जी, ठीक है सिद्धेश्वरी जी, भाजपा की नीति अभी बिल पेश होना बाकी है, पास होता है नहीं होता है, जेपीसी बैठेगी, क्या कुछ होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। ठीक है सिद्धेश्वरी जी, समय का अभाव है, पूरा पक्ष आप लोग का नहीं सुन पाऊंगी। सिद्धेश्वरी जी, शांत प्रकाश जाटव जी, दारा सिंह जी, अपना पक्ष रखने के लिए, अपना समय देने के लिए चर्चा में बहुत शुक्रिया। तो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिना रही है, तो विपक्षी पार्टियां लगातार इस पूरे मामले पर ऐतराज जता रही है। उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव से कुछ फायदा होने वाला है। हालांकि बिल पास होता है नहीं होता है, जेपीसी बैठती है, क्या कुछ फैसले आते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।